हाय गुड इवनिंग एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो धारा 51 से लेके 58 तक है और जो नेक्स्ट क्लास होगी वो आपके लेके 59 से लेके 66 तक हो जाएगी। तो इस जो चैप्टर है इसको हमने दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अध्याय 3 में शामिल धाराओं का वर्ग है कि अध्याय 3 के अंदर कितनी धाराएं हैं, उनका वर्ग क्या है। तो 51 से 66 तक है, 67 से 72, 53 से 73 या फिर आपके 63 से 83। तो आप सबको पता है कि ये कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक आपके सही हो जाएगा, ए आपका यहाँ पे सही है। और इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है कार्य संचालन और वार्ड समिति, इस चैप्टर का नाम है। देखिएगा नेक्स्ट, नगर पालिका की बैठकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साधारणतः बैठक 45 दिनों में एक बार आयोजित होगी। देखिएगा, ये पहला ही इसने क्या दे दिया, गलत दे दिया। साधारणतः बैठक प्रत्येक 45 दिन में नहीं, प्रत्येक 60 दिन के अंदर होगी। जो नगर पालिका की जो बैठक होती है वो क्या होती है, प्रत्येक 60 दिन में एक बार तो होनी चाहिए। मतलब हर 60 दिन में एक बार होगी और साल में मिनिमम कितनी बार होगी, 6 बार। 60 दिनों में एक बार और साल में 6 बार न्यूनतम होगी। मैक्सिमम करो तो अलग बात है, 6 मीटिंग की जगह आप 10 कर लो, 15 कर लो, पर 6 से कम नहीं हो सकती। एक तिहाई सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव लाने पर 7 दिन में विशेष बैठक आयोजित की जाएगी। ये ऑप्शन आपके क्या है, सत्य है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था, वर्ष में न्यूनतम 6 बैठक बुलाई जाएगी, ये भी आपका सही है। यदि अध्यक्ष 7 दिन में बैठक नहीं बुलाता है तो अगले 7 दिन में मुख्य नगरपालिका अधिकारी बैठक बुलाएगा। ये ऑप्शन गलत है। अगले कितने दिन के अंदर, अगले 10 दिन के अंदर मुख्य नगरपालिका अधिकारी क्या बुलाएगा, बैठक बुलाएगा। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपके करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा, मैं वापस से आपको इस चीज को समझा देता हूं। जब हम पढ़ते हैं धारा 51 पढ़ते हैं तो धारा 51 के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, नगर पालिका के बैठकों के बारे में उपबंध, मतलब जो नगर पालिका की जो बैठकें होंगी उनके नियम क्या है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे समराइज कर देता हूँ। देखो, कितने दिनों में, 60 दिन के अंदर एक बार बैठक होना जरूरी है। 60 दिन में एक बार मतलब 2 महीने में एक बार, तो महीने आपके साल में कितनी बार होनी चाहिए, साल में 6 बार होनी चाहिए। और 6 बार क्या है, ये न्यूनतम है। अधिकतम लिखा हुआ आ जाएगा एग्जाम में, न्यूनतम 6 बार होनी ही चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कितनी बार भी करो आप, 7 बार करो, 10 बार करो, 20 बार करो, 50 बार करो, इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं है, पर न्यूनतम 6 बार होनी चाहिए। ये चीज याद रह जाएगा। एक तिहाई सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर प्रस्ताव करने के बाद में एक तिहाई सदस्य, जो कुल सदस्य हैं उसके कितने, एक तिहाई सदस्य जिस दिन हस्ताक्षर करके क्या कर देंगे, आपके प्रस्ताव लेके आएंगे और अध्यक्ष को कहेंगे कि आपको बैठक बुलानी है। तो अध्यक्ष कितने दिनों के अंदर, 7 दिन के अंदर बैठक बुलाएगा। अगर अध्यक्ष 7 दिनों के अंदर बैठक बुलाने में असफल रहता है, वो नहीं बुला पाता, तो इन 7 दिनों के बाद अगले 10 दिन के अंदर आपका कौन, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर आपके क्या बुलाएगा, बैठक बुलाएगा। ये चीज आप इसके अंदर धारा के अंदर दे रखा है, याद रह जाएगी आपको। नेक्स्ट देखिएगा आप, नगर पालिका की बैठकों से संबंधित उपबंध है, ये कौन से में है। नगर पालिका की बैठकों के उपबंध धारा 51 में है, धारा 55 में है, धारा 53 में है, या फिर धारा 62 के अंदर है। तो नगर पालिका की जो बैठकों के उपबंध दे रखे हैं ना, वो किसके अंदर दे रखे हैं, बैठकों के उपबंध आपके क्या किसके में दे रखे हैं, धारा 51 के अंदर। अच्छा, धारा 55 के अंदर क्या दे रखा है, धारा 55 के अंदर, तो याद रखिएगा धारा 55 के अंदर किसकी बात की गई है, आपके अन्य समितियों की बात की गई है। कौन सी, अन्य समितियां, याद रह जाएगी। अन्य समितियां किसमें, धारा 55 के अंदर। वार्ड समितियां किसके अंदर बताई है, वार्ड समितियां आपको धारा 54 के अंदर बताई गई है। ये चीज याद रह जाएगी आपको। ठीक है, तो ये तो आपके क्या हो गया, गलत हो गया। अच्छा, धारा 53 में क्या बताया गया है, तो धारा 53 में यह बताया गया है कि आपका जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, किसके, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, इनके विरुद्ध क्या, अविश्वास प्रस्ताव की बात किसके अंदर की गई है, आपके धारा 53 के अंदर। ये इसलिए गलत हो गया। ठीक है। और धारा 62 के अंदर क्या बताया गया है, धारा 62 के अंदर देखो, मैं सिंपल वर्ड में बताता हूं कि अगर आपके कोई भी सदस्य, उनको क्या योग्य, उनको निर्योग्य घोषित कर दिया जाता है, उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, तो उनकी अयोग्यता के कारण,
सदस्यों की अयोग्यता के कारण उनके द्वारा जो किए गए कार्य है ना, वो क्या नहीं होंगे, वो आपके अयोग्य नहीं होंगे, उन्हें निषेध नहीं किया जाएगा। ये लिखा गया है धारा 62 के अंदर, इसलिए यहाँ पे धारा 51 आपके सही है। नेक्स्ट देखिएगा, किस धारा में नगरपालिका सदस्यों के अधिकारों एवं विशेषाधिकारों की चर्चा की गई है? धारा 52 में, धारा 54 में, धारा 62 में और धारा 64 में। देखो, धारा 62 का तो अभी मैंने बताया था कि सदस्यों की निर्योग्यता के द्वारा उनकी जो की गई कार्यवाहियां थी वो दूषित नहीं होगी, ये 62 के अंदर बता रखा था। धारा 64 के अंदर क्या बता रखा है? धारा 64 के अंदर बता रखा है कि नगर पालिका के जो प्राधिकारी हैं, नगर पालिका के जो प्राधिकारी हैं, उनका किसी भी संविदा के अंदर कोई हित नहीं होगा। मतलब मैं बताता हूँ, नगर पालिका के जो प्राधिकारी हैं, जैसे आपके अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष हो गया, सदस्य हो गया, तो नगर पालिका कोई भी क्या करती है, समझौता करती है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करती है, उनमें उनका हित नहीं होना चाहिए, उनका पर्सनल लाभ नहीं होना चाहिए। ये धारा आप 64 के अंदर पढ़ोगे। ठीक है, यहां तक याद रह जाएगी। अच्छा, धारा 54 के अंदर क्या लिख रखा है? धारा 54 के अंदर लिख रखा है वार्ड समितियां। धारा 54 के अंदर क्या है? आपके वार्ड समितियों का उल्लेख आपके किसके अंदर दे रखा है? ये दे रखा है धारा 54 के अंदर। ये गलत हो गया, तो एक ये बचा आपके कि व्यष्टि सदस्यों के अधिकार और विशेषाधिकार धारा 52 के अंदर है। नगर पालिका नगर पालिका सदस्यों के अधिकार एवं विशेषाधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सदस्य किसी अपेक्षित कार्य या किसी क्षेत्र की नागरिक समस्या की ओर समुचित प्राधिकारी का ध्यान आकर्षित कर सकता है क्या? बिल्कुल सही है। उपयुक्त मामले में वो सुझाव भी दे सकता है, ये भी सही है। सदस्य अध्यक्ष से प्रश्न पूछने और नगर पालिका से जुड़े मामलों में संकल्प प्रस्तावित करने का अधिकार रखते हैं क्या? ये भी सही है। प्रत्येक सदस्य नगरपालिका कार्यालयों के अभिलेखों का निरीक्षण करने का अनन्य अधिकार रखते हैं, ये गलत है। इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा। देखो, अनन्य का मतलब होता है उनका एकाधिकार है क्या? आपने जब ये धारा आप 52 पढ़ोगे, ठीक है, धारा 52 पढ़ोगे, जिसमें ये पढ़ोगे कि जो नगर पालिका के सदस्य हैं, वो नगर पालिका में जाकर वहां के अभिलेख, मतलब जो रिकॉर्ड है, उनकी जांच कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, उनको देख सकते हैं। पर उनको देख कब सकते हैं? उससे पहले उन्हें नगर पालिका का जो आपका मुख्य नगर पालिका अधिकारी होगा, उन्हें नोटिस देना जरूरी होगा। ठीक है, बिना नोटिस दिए वो जांच नहीं कर सकते, इसलिए ये चार गलत है। उनका अनन्य अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो बिना नोटिस दिए जाके जांच कर सकते हैं। तो अनन्य अधिकार का मतलब होता है एक विशेषाधिकार, उन पे किसी के पूछने की जरूरत नहीं, इसलिए ये आपके चार गलत था। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 आपका करेक्ट होगा, 4 आपके गलत होगा। देखिएगा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने से संबंधित धारा है धारा 52, धारा 53, 51 या 63। तो देखो, 51 में तो नगर पालिका के बैठकों के उपबंध बताए गए हैं, इसलिए गलत हो गया। ठीक है, धारा 53 क्यों गलत? धारा सॉरी धारा 53 तो सही है। धारा 53 में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की बात की गई थी, ये चीज सही है। धारा 52 के अंदर आपके जो सदस्य हैं उनके अधिकार क्या हैं, उनके विशेषाधिकार क्या हैं, ये धारा आपको 52 के अंदर बताया गया था। धारा 63 क्यों गलत हो जाएगी? धारा 63 के अगर नगर पालिका के द्वारा जो भी खर्चे किए गए हैं, नगर पालिका के नाम पर जो भी खर्चे किए गए हैं, वो उनका जो खर्चा है वो कहाँ से होगा? वो नगर पालिका की निधि से होगा। ये धारा 63 के अंदर बताया गया, इसलिए ये गलत हो गया। तो एक बचा, ऑप्शन नंबर 53 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, धारा ऑप्शन नंबर 53 नहीं, धारा 53 आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिएगा, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है पद धारण के बाद में कभी भी? गलत है। पद धारण के बाद के न्यूनतम 1.5 वर्ष के बाद में? ये भी गलत है। पद धारण के न्यूनतम 6 माह के बाद भी? गलत है। तो ये आपके सही हो जाएगा पद धारण के न्यूनतम 2 वर्ष के बाद में। देखिएगा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कब नहीं ला सकते? तो जब जिस दिन उन्होंने पद धारण किया है उससे 2 साल तक नहीं ला सकते। अच्छा, 2 साल बाद में आप अविश्वास प्रस्ताव ले आए और वो पारित नहीं हुआ, तो अगले फिर 2 साल आप क्या नहीं ला सकते? अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। तो कुल मिला के लगभग लगभग एक बार लाया जा सकता है। ठीक है, ये चीज याद रह जाएगी आपको, 5 साल में एक बार ही लाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिएगा आप, उपचुनाव में निर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के मामले में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है उसके निर्वाचन के 1 वर्ष बाद? गलत है। उसके निर्वाचन के 2 वर्ष बाद? गलत है। उस उसकी पदावधि की 1/3 कालावधि समाप्त होने के बाद? ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, उसकी पदावधि की आधी कालावधि समाप्त होने के बाद में। ये चीज याद रह जाएगा आपको। देखो समझिएगा, अगर कोई दो तरीका है,
या तो कोई उपाध्यक्ष और अध्यक्ष निर्वाचित होकर आए हैं, या सपोज, ठीक है, यदि कोई अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्वाचित होकर आए हैं, ठीक है, जो सामान्य चुनाव के द्वारा, तो जब वो उनका चुनाव हुआ है, ठीक है, जब उनका चुनाव हुआ है उसके जिस दिन उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे लिखा हुआ है पद धारण के बाद में। कब? पद धारण के बाद में। कितने वर्ष के बाद में? 2 वर्ष के बाद में। 2 वर्ष के बाद में लाया जा सकता है। पर सपोज कोई भी नगर पालिका बनी, 2 साल के बाद में उसका क्या हो गया? विघटन हो गया। क्या हो गया? विघटन, मतलब वो खत्म हो गया नगर पालिका, दोबारा से चुनाव हुए। तो दोबारा से चुनाव हुए तो वो कितने साल के लिए नगर पालिका बनी? 3 साल के लिए। अब जब उपचुनाव हुए हैं, इसे कहा जाएगा उपचुनाव। पहले आपके चुनाव हुए थे, नगर पालिका का विघटन हो गया, फिर से उपचुनाव हुए, तो उपचुनाव के अंदर जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कब लाया जा सकता है? तो उपचुनाव में, जब 1.5 साल, जब इनकी जो 3 साल के लिए है, तो उसके आधा कालावधि, तो 3 साल बाद है, तो 3 साल के बाद में, कब? 3 साल के बाद में 3 का आधा कर दो, तो 3 का आधा कितना हो गया? 1.5 हो गया, तो 1.5 साल के बाद में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। ये चीज याद रह जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा आप, यदि किसी अध्यक्ष उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पहले ही विचार हो चुका है, तो उस पर अगला अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता अगले 6 माह तक, 12 माह तक, 18 माह तक, या 24 माह तक। तो 24 माह सही हो जाएंगे, मतलब 2 साल तक नहीं लाया जा सकता। ये चीज मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी, मैं फिर से बता देता हूं कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध आप अविश्वास प्रस्ताव शुरुआत के 2 साल नहीं ला सकते। फिर आप क्या लेके आए? आप अविश्वास प्रस्ताव लेके आए। क्या लेके आए? अविश्वास प्रस्ताव लेके आए। और ये जो अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, यह खारिज हो गया, तो फिर उसके 2 साल बाद, अगले 2 साल तक भी आप क्या नहीं ला सकते? अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। यहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव को 2 साल ना बोलकर क्या लिखा गया है? 24 माह लिखा गया है। तो आप चीजें समझ में क्लियर हो रही होगी आपके। देखिएगा नेक्स्ट, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। अविश्वास प्रस्ताव सदस्यों की कुल संख्या के 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। ये आपके गलत है, क्योंकि अगर आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हो, अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लेके आते हो, तो कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए? तो आपके 1/4 नहीं, आपके कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए? आपके सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए 3/4। 3/4 का मतलब कितना हो गया? तो देखिएगा, 3/4 मतलब 75%। 75%, यहाँ पे 1/4 मतलब 25%, तो ये तो गलत है। जिला कलेक्टर 7 दिनों में प्रस्ताव का सत्यापन करे, इसके बाद में 30 दिनों में नगर पालिका की बैठक बुलाने का तारीख नियत करे, ये सत्य है। बैठक में 3/4 सदस्यों को बहुमत से प्रस्ताव को पारित माना जाएगा और राज्य सरकार को सूचित किया जाएगा, ये भी सत्य है। अंतिम निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा लिया जाएगा, ये गलत है। जो अंतिम निर्णय लिया जाता है वो किसके द्वारा लिया जाता है? वो आपके राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा क्या लिया जाता है? अंतिम निर्णय लिया जाता है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 2 और 3 करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, 2 और 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नगर पालिका में किसी धारा के तहत वार्ड समितियों का गठन किया जाता है। किस धारा के तहत वार्ड समितियों का गठन किया जाता है? तो देखो, 64 गलत हो जाएगा। 64 में तो मैंने क्या बताया था? 64 के अंदर बताया था कि अगर नगर पालिका कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो नगर पालिका के द्वारा की गई सुविधाओं के अंदर नगर पालिका के पदाधिकारियों का क्या नहीं होना चाहिए? कोई हित नहीं होना चाहिए। ठीक है, उनका कोई पर्सनल लाभ नहीं होना चाहिए, 64 के अंदर लिखा गया है। ठीक है, फिर धारा 54 के अंदर क्या लिखा हुआ है? धारा 54 के अंदर लिखा गया है आपके क्या? वार्ड समितियां। धारा 54 के अंदर क्या है? आपके वार्ड समितियां लिखा गया है, ये चीज आपके करेक्ट है। धारा 62 क्यों नहीं है? क्योंकि धारा 62 के अंदर क्या लिखा गया था, बताइए। तो धारा 62 के अंदर आपके लिखा गया था कि जो नगर पालिका, आपके नगर पालिका के जो सदस्य हैं, वो यदि अयोग्य हो जाते हैं, तो उनके द्वारा की गई कार्यवाहियां दूषित नहीं होगी। यह धारा 62 के अंदर लिखा था। धारा 52 के अंदर क्या लिखा हुआ है? तो धारा 52 के अंदर लिखा हुआ है आपके कि जो सदस्यों के अधिकार और विशेषाधिकार इसके अंदर लिखे हुए हैं, इसलिए गलत है। धारा 54 के अंतर्गत वार्ड समितियों का गठन किया जाता है 2 लाख या नगर पालिकाओं में अधिक आबादी वाली, गलत है। तो इनका 4 लाख वाली गलत है, सभी नगर पालिकाओं में, यह भी गलत है। 3 लाख या 3 लाख से अधिक आबादी वाली नगर पालिकाओं में वो आपके किसका गठन किया जाता है? वार्ड समितियों का। ठीक है, ये वार्ड क्या है? समितियां।
ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा आप, वार्ड समितियों के संदर्भ में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। एक वार्ड समिति में एक या एक से अधिक वार्ड सम्मिलित हो सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। एक वार्ड समिति के अंदर एक से अधिक वार्ड हो सकते हैं। यदि किसी वार्ड समिति में एक ही वार्ड है तो उस वार्ड का पार्षद उस वार्ड समिति का अध्यक्ष होगा, ये भी करेक्ट है। वार्ड समिति की बैठक हेतु गण पूर्ति के लिए अध्यक्ष के अतिरिक्त 3 सदस्य होने चाहिए। क्या अध्यक्ष के अतिरिक्त 3 सदस्य होने चाहिए कि नहीं? अध्यक्ष होना चाहिए, और अध्यक्ष के समेत 3 सदस्य होने चाहिए। अध्यक्ष के अतिरिक्त 3 सदस्य तो मतलब 4 हो गए, नहीं, अध्यक्ष के साथ में 2 सदस्य है, तो अध्यक्ष सहित टोटल सदस्य कितने होने चाहिए? 3। तो ये आपका गलत है, केवल, ठीक है, ये गलत है। तो कौन सा सही हो जाएगा? केवल 1 और 2 आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। वार्ड समितियों के संदर्भ में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। वार्ड समिति अपनी प्रथम बैठक और आने वाले प्रत्येक प्रत्येक वर्ष के उसी महीने की प्रथम बैठक में नए अध्यक्ष का चुनाव करेगी, बिल्कुल सही है। वार्ड समितियों का अध्यक्ष पुनः निर्वाचन के लिए भी पात्र होगा, यह भी सत्य है। वार्ड समितियों के कार्य और प्रक्रिया का निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा, नहीं। ये वार्ड समितियों के कार्य और प्रक्रिया का जो निर्धारण है वो आपके किसके द्वारा किया जाएगा? वो आपके किया जाएगा किसके द्वारा? नगर पालिका के द्वारा। किसके द्वारा? नगर पालिका। अब जब मैंने नगर पालिका बोला है तो आप ये चीज समझ जाना, नगर पालिका बोलते ही नगर पालिका बोर्ड की भी बात हो रही है, नगर पालिका परिषद और नगर निगम तीनों की बात की जा रही है, ये चीज समझ जाएंगे आप। तो ठीक है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? 1 और 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, वार्ड समितियों के सदस्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वार्ड का पार्षद वार्ड समिति का सदस्य होगा, वार्ड का पार्षद वार्ड समिति का सदस्य होगा। ठीक है, ये तो सत्य है कि वार्ड का जो पार्षद होगा वार्ड समिति का सदस्य भी होगा, और है ना। नगर पालिका प्रशासन में विशेष अनुभव रखने वाले 8 सदस्य, 8 सदस्य नहीं होंगे, कितने होंगे? 5 सदस्य। इनकी सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष नहीं, इनकी आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम। इन सदस्यों पर सामान्य सदस्यों की निहरताएं लागू होगी। तो इसमें से 1 और 4 आपके क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, वार्ड समिति के कार्यों और प्रक्रियाओं का निर्धारण किया जाता है किसके द्वारा? नगर पालिका द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा और स्वयं वार्ड समिति द्वारा। तो ये किसके द्वारा किया जाता है? आपके राज्य सरकार के द्वारा, गलत। मुख्य नगर पालिका द्वारा, गलत। स्वयं वार्ड समिति द्वारा, गलत। तो वार्ड समिति के कार्यों और प्रक्रियाओं का निर्धारण नगर पालिका के द्वारा किया जाता है। धारा 55 में संबंधित है वार्ड समितियों के गठन से, अन्य वार्ड समितियों के गठन से, नगर पालिका के विघटन से और वार्ड समितियों के कार्यों से। तो ये आपके क्या है? गलत है। तो ये किससे रिलेटेड? वार्ड समिति का गठन तो किसके अंदर है? धारा 54 के अंदर है, तो ये गलत है आपके। अन्य समितियों के गठन से संबंधित है धारा 55, नगर पालिका के विघटन, गलत है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नगर पालिका की कार्यपालक समितियों के सदस्यों में शामिल है। नगर पालिका की जो कार्यपालिका समिति होती है इसके अंदर कौन होते हैं? इसके अंदर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, बिल्कुल सही है। इस धारा के तहत गठित अन्य समितियों के अध्यक्ष, ये भी सही है। विपक्ष के नेता, ये भी सही है। और उपयुक्त सभी, तो इसमें ये क्या हो जाएंगे आपके? ये भी करेक्ट है। तो इसका मतलब आपके कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका इसमें क्या है? आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है, इसके अंदर सभी शामिल होंगे। याद रखिएगा, कार्यपालिका समिति के अंदर, नगर पालिका की जो कार्यपालिका समिति है उसके अंदर आपका अध्यक्ष भी होता है, उपाध्यक्ष भी होता है, विपक्ष के नेता भी होते हैं, और इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा आपके जितने भी समितियां बनी है उनके अध्यक्ष भी होते हैं। इसके अलावा कौन होता है? तो जब भी कार्यपालिका समिति की मैं बात करूंगा, जब भी मैं कार्यपालिका समिति की बात करूंगा, तो एक चीज याद रखिएगा, नगर पालिका की जो कार्यपालिका समिति होती है उसमें अगर मैं किसकी बात कर रहा हूँ? नगर पालिका बोर्ड की बात कर रहा हूँ। किसकी बात बात कर रहा हूँ? तो नगर पालिका बोर्ड में कितने सदस्य होंगे? 5। ठीक है, इनके अलावा, ठीक है, जो निर्वाचित सदस्य कितने होंगे? 5। नगर पालिका, जो आपके नगर परिषद है, क्या है? नगर परिषद की मैं बात कर रहा हूँ, नगर परिषद की बात कर रहा हूँ, तो उसमें कितने सदस्य होंगे? 5। और नगर निगम में भी कितने होंगे? नगर निगम में, नगर निगम में भी कितने होंगे? 7। इन 7 में से 2 महिलाएं होना जरूरी है। इन 7, इसमें भी 7 में 2 महिलाएं होगी, इसमें भी क्या होगी? 2 आपके महिलाएं होना जरूरी है, ये अनिवार्य है, ये चीज याद रखिएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। एक आपके अध्यक्ष होगा, एक तो क्या होगा आपके? अध्यक्ष। एक अध्यक्ष के अलावा क्या होगा? उपाध्यक्ष।
अच्छा, एक उपाध्यक्ष के अलावा क्या होगा? विपक्ष का नेता। अच्छा, इनके अलावा क्या होगा? इनके अलावा आपके जो अन्य समितियां होगी, अन्य जो आपके क्या होगी, समितियां होगी, उन अन्य समितियों के क्या होंगे? आपके अध्यक्ष होंगे। इनके ये तो हर जगह फिक्स होंगे। ये तो आपके नगर निगम में भी फिक्स है, नगर परिषद में भी फिक्स है, नगर पालिका बोर्ड में भी फिक्स है। इनके अलावा जो अन्य निर्वाचित सदस्य हैं उनकी संख्या है, ये तो फिक्स है। इनके अलावा नगर पालिका बोर्ड में 5 मेंबर और होंगे, नगर परिषद में 7 और होंगे, और नगर निगम में इनके अलावा 7 और होंगे। और इन 7 में से इसमें भी 7 में 2 महिलाएं होंगी, और इस इन 7 में भी 2 महिलाएं होना जरूरी है, ये चीज याद रखिएगा। नगर पालिका की कार्यपालक समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नगर पालिका बोर्ड द्वारा निर्वाचित 5 से अनधिक सदस्य इसके सदस्य होंगे, ये बिल्कुल सही है। नगर निगम और नगर परिषद के मामले में 2 महिलाएं सदस्यों सहित कुल सदस्य इसके कितने होंगे? 7, ये भी सही है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी कार्यपालिका समिति का पदेन सचिव होगा, ये भी सही है। मनोनीत सदस्य इसके सदस्य हो सकते हैं, ये आपके क्या हैं? कार्यपालिका समिति में मनोनीत सदस्य इसके सदस्य नहीं होंगे, तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 आपका क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा आप, धारा 55 के तहत गठित स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नगर पालिका के प्रत्येक 50 वार्डों पर के लिए एक समिति होगी, ये भी सही है। 51 से 75 वार्डों के लिए 2 समितियां होगी, ये भी करेक्ट है। 75 से अधिक वार्डों के लिए 5 समितियां होगी, ये आपके गलत है। 75 से अधिक वार्ड के लिए केवल और केवल आपके 3 समितियां होगी, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 आपके यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। धारा 55 के तहत नगर पालिका अधिकतम कितने सदस्यों वाली अन्य समितियों का भी गठित कर सकती है? धारा 55 के तहत नगर पालिका अधिकतम कितने सदस्यों वाली अन्य समितियां गठित कर सकती है? 5 सदस्यों वाली, 10 सदस्यों वाली, 15 सदस्यों वाली, या 20 सदस्यों वाली? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कार्यों को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका द्वारा कितनी अन्य समितियां गठित की जा सकती है? तो देखिएगा, नगर निगम के मामले में 12, गलत है। नगर निगम के मामले में अन्य समितियां 8 गठित की जा सकती है। नगर परिषद के मामले में 8, ये भी गलत है। नगर परिषद के मामले में 6 गठित की जा सकती है, और नगर पालिका बोर्ड में 4 गठित की जा सकती है, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। नगर पालिका के कार्यों को ध्यान में रखते हुए समितियों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है, किसके द्वारा की जा सकती है? तो ये राज्य सरकार के द्वारा की जा सकती है। धारा 55 के तहत गठित समितियों की शक्तियों और कर्तव्यों का निर्धारण किसके द्वारा होगा? तो ये किसके द्वारा होगा? ये होगा आपके नगर पालिका के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा होगा? आपके नगर पालिका के द्वारा। नेक्स्ट देखिएगा, नगर पालिका के गठन के बाद में कितने दिनों में धारा 55 के तहत अधीन समितियों का गठन किया जाना चाहिए? 30 दिनों में, 60 दिनों में, 120 दिनों में? तो एक सही है आपके 90 दिनों के अंदर। यदि निर्धारित समयावधि में नगर पालिका धारा 55 के अधीन समितियों का गठन करने में विफल रहती है तो गठन किया जाएगा मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा? नहीं। जिला कलेक्टर के द्वारा? गलत है। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा? ये भी गलत है। तो किसके द्वारा? यदि आपके जो नगर पालिका है, ये जो अन्य समितियां या ये जो समिति कार्यपालिका समितियां हैं, इनका गठन नगर पालिका का, ठीक है, नगर पालिका के गठन के 90 दिन के अंदर या तो नगर पालिका कर लेगी, और नगर पालिका विफल रहती है तो 90 दिनों के अंदर किसके द्वारा किया जाएगा? आपके 90 दिनों के बाद में राज्य सरकार के द्वारा। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, आपके नगर पालिका के द्वारा जिस दिन नगर पालिका का गठन हुआ, उसके 90 दिन के अंदर नगर पालिका के द्वारा इन अन्य समितियों का गठन कर लिया जाएगा। यदि नहीं करती तो 90 दिनों के बाद में इन किसके द्वारा किया जाएगा? वो किया जाएगा आपके राज्य सरकार के द्वारा। ये चीज आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, किस धारा के तहत नगर पालिका सदस्यों से भिन्न व्यक्तियों को समितियों में शामिल किया जा सकता है? धारा 56 में, 66 में, 76 में, 86 में? तो वो किसके अंदर किया जा सकता है? धारा 56 के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा, नगर पालिका सदस्यों से भिन्न व्यक्तियों को समितियों में शामिल करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नगर पालिका की राय में विशेष अहर्ता रखने वाले सदस्यों को नियुक्त किया जा सकता है। भाई, जो आपके धारा 56 के अंदर क्या लिख रखा है? अन्य समितियां नगर पालिका के सदस्यों के से भिन्न
अन्य सदस्यों की समितियों में नियुक्ति की बात किसके अंदर की गई है, आपके 56 के अंदर। इसके लिए नगरपालिका के कम से कम आधे सदस्यों द्वारा संकल्प प्रस्ताव पारित होना चाहिए, सत्य है। इन सदस्यों की शक्तियां, कर्तव्य और निहरता अन्य सदस्यों के समान होंगे, ये भी सही है। ऐसे सदस्यों की संख्या समितियों के सदस्य की कुल संख्या के 2/3 से अधिक नहीं हो सकती। 2/3 नहीं, 1/3, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। इन्हें कार्यपालिक समिति में नियुक्त नहीं किया जा सकता, ये भी आपके सत्य है। तो कौन सा सही हो गया, आपके 1, 2, 3 और 4 आपके क्या है, करेक्ट है। ठीक है, 1, 2, 3 और 5, 1, 2, 3 और 4, सॉरी 5 आपके सही है, 4 तो आपके क्या है, गलत है। नेक्स्ट देखिएगा, किस समिति में नगर पालिका सदस्यों से भिन्न किसी किसी सदस्यों को नियुक्त नहीं किया जा सकता। किस समिति में नगर पालिका के सदस्यों से भिन्न अन्य सदस्यों की नियुक्ति नहीं की जा सकती। कार्यपालक समिति में, भवन अनुज्ञा समिति में, गंदी बस्ती सुधार समिति में, या उपयुक्त समिति में थे। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, कार्यपालक समिति के अलावा बाकी अन्य समितियों में आप अन्य सदस्यों की नियुक्ति कर सकते हैं, पर कार्यपालक समिति में नगर पालिका सदस्यों से भिन्न और किसी सदस्य की नियुक्ति नहीं की जा सकती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, किसी समिति में नगर पालिका सदस्यों से भिन्न सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? कुल सदस्यों के 1/3, कुल सदस्यों के 2/3, कुल सदस्यों के 3/4 या कुल सदस्यों के आधे के बराबर। तो किसी समिति में नगरपालिका सदस्यों से भिन्न अन्य सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो वो हो सकती है कुल सदस्यों के 1/3। समितियों के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अध्यक्ष उपाध्यक्ष, जिस समिति में अध्यक्ष सदस्य होते हैं वह उसका पदेन अध्यक्ष होता है, बिल्कुल सही है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जिस समिति में सदस्य होते हैं वह उसका पदेन अध्यक्ष होता है, सही है। नगरपालिका अध्यक्ष अन्य समितियों हेतु अध्यक्ष नियुक्त करता है, नहीं। नगरपालिका नियुक्त नहीं करता। अन्य सदस्य, जो अन्य समितियां हैं उनके जो अध्यक्ष हैं उनका क्या होता है, सदस्य अपने में से उनका निर्वाचन करते हैं। नगरपालिका अध्यक्ष उन्हें नियुक्त नहीं करता, ये नियुक्त गलत है यहाँ पे। ठीक है, समिति में ना तो पदेन ना ही नगरपालिका द्वारा नियुक्त अध्यक्ष हो, तो समिति स्वयं अपने में से सदस्यों में से को अध्यक्ष नियुक्त कर सकती है, ये गलत, ये सही है। 1 और 3 आपका यहाँ पे क्या है, करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। कौन सी धारा समितियों में बैठकों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित है? धारा 56, धारा 66, धारा 58 या धारा 68? तो कौन सी सही हो जाएगी, धारा आपके 58 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। धारा आपके क्या हो जाएगी, 58 यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा, समितियों के बैठकों में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैठकें नगरपालिका द्वारा निर्धारित रीति में आयोजित होगी। बैठकें नगरपालिका द्वारा निर्धारित रीति में आयोजित होगी, सत्य है। प्रत्येक 3 महीने में न्यूनतम एक बैठक अनिवार्य है, ये गलत है। प्रत्येक प्रत्येक 2 महीने में न्यूनतम एक बैठक अनिवार्य है। ठीक है, समितियां जब उचित समझे तो अपनी बैठक बुला सकती है और उन्हें स्थगित कर सकती है, ये भी आपके सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, नगरपालिका समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि समिति का अध्यक्ष 15 दिनों में अधिक अनुपस्थित, 15 दिनों में नहीं, 15 दिनों से अधिक अनुपस्थित रहता है, तो नगरपालिका का अध्यक्ष उस समिति की बैठक बुला सकता है, यह करेक्ट है। समिति अध्यक्ष नगरपालिका के अध्यक्ष या समिति के कम से कम 2 सदस्यों के लिखित अनुरोध पर 7 दिन में विशेष बैठक बुला सकता है। देखिए, तो ये आपके क्या है, ये यहाँ पे गलत है। समिति का अध्यक्ष नगरपालिका के अध्यक्ष या समिति के 2 सदस्यों को लिखित अनुरोध पर 2 दिन, 7 दिन में नहीं, 2 दिन के अंदर बैठक बुला सकता है, इसलिए यह गलत हो गया। समिति की बैठक के लिए आधे सदस्यों की उपस्थिति होना अनिवार्य है, यह सत्य है। तो ऑप्शन 1 और 3 आपका यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। नगरपालिका समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी समितियां नगरपालिका के निर्देशों के अधीन होती है, बिल्कुल सत्य है। नगरपालिका के द्वारा बजट में अनुमोदन के सिवाय समितियां व्यय का अनुमोदन
नहीं कर सकती, यह भी सत्य है। समितियों द्वारा पारित प्रत्येक संकल्प नगर पालिका के पुनरीक्षण के अधीन होगा। समितियों के द्वारा पारित प्रत्येक संकल्प प्रत्येक संकल्प नगर पालिका के पुनरीक्षण के अधीन होगा। फिर ऑप्शन 4 क्या है, नगर पालिका में ऐसे किसी भी संकल्प के विरुद्ध अपील की जा सकती है। तो इसमें कौन सा सही होगा, इसका मैं आपको एक बार देख के बताऊंगा। इसका एक बार मैं आपको देख के बताऊंगा, वापस से इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ठीक है, इसे एक बार आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, ये आपके मैं कल इसका आपको स्क्रीनशॉट लेके वापस बता दूंगा। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लासें अगर आपको अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके कोई सुझाव है तो कमेंट करके बता सकते हैं। बाय बाय, थैंक यू सो मच।